Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 12 in history, developments in art and architecture. कला और वास्तुकला के अंदर विकास। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ घटनाएं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जैसे कि 300 BCE में क्या आई जटाका टेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं जातक कथाएं। उसके बाद 1 CE में क्या आया तमिल लिटरेचर। 500 CE में आयरन पिलर बना। 600 CE में दुर्गा टेम्पल बना। तो ये तो थी कुछ घटनाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंडियाज़ रिच कल्चर इज़ द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो भारतीय अमीर संस्कृति है, इज़ द क्राउनिंग ग्लोरी, ये जो भारतीय सभ्यता है उसकी जो ताजपोशी है और उसकी जो महिमा है उसको दर्शाया गया है। और ये बताया गया है कि जो भारतीय संस्कृति है वो एक तरीके से भारतीय सभ्यता की ताजपोशी महिमा है। The multitude of literary works and the magnificent architecture of ancient India are testimony of India's legacy. Multitude का मतलब है भीड़, of literary works जो साहित्यिक कार्य हैं, and the magnificent architecture और शानदार वास्तुकला है प्राचीन भारत की, are testimony टू इंडियाज़ लीजेसी, ये जो भारतीय विरासत है उसको गवाही देती है। कि प्राचीन भारत के अंदर जो शानदार वास्तुकला होती थी, जो कि भारत को विरासत में मिली है, तो उसकी गवाही ये जो साहित्यिक कार्य हुआ करते थे वो देते थे। न्यूमरस मॉन्यूमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री स्टैंड विटनेस टू द ग्लोरी ऑफ इंडिया। न्यूमरस मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे स्मारक, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, स्टैंड विटनेस, क्या बने, गवाह बने, टू द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत की महिमा की जो गवाह बने, वो भारत के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी स्मारक हैं, वो बने। देयर इज़ वॉल्यूमिनस विजडम एंड नॉलेज इन द लिटरेरी ट्रेडिशन। और वॉल्यूमिनस का मतलब है मोटी और विजडम का मतलब है बुद्धिमत्ता। तो उस समय जो भारत के अंदर लोग हुआ करते थे उनकी जो बुद्धिमत्ता थी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। एंड नॉलेज मतलब जो ज्ञान है वो भी ज़्यादा होता था उन लोगों के अंदर। इन द लिटरेरी ट्रेडिशन, जो कि एक साहित्यिक परंपरा बनी हुई थी। दीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। एंड हेल्प्स अस टू रिकन्स्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड द पास्ट, और ये हमें मदद करते हैं पुनर्निर्माण और जो भूतकाल है उसको समझने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय वास्तुकला। द आयरन पिलर,
सबसे पहले आयरन पिलर के बारे में डिस्कस करेंगे। हैव यू सीन और हियर्ड अबाउट द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली? क्या आपने कभी देखा है और सुना है आयरन पिलर के बारे में, जो कि कहाँ पर है? एट मेहरौली, मेहरौली में है, इन दिल्ली, दिल्ली में। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो, और ये 1500 ईयर्स एगो यानी कि 1500 साल पहले ये आयरन पिलर बना। एंड हैज़ नॉट रस्टेड टिल नाउ, और ये अभी तक भी इसमें कोई जंग नहीं लगा है। दिस टेल्स अस अबाउट द रिमार्केबल मेट्रोलॉजिकल स्किल्स ऑफ द इंडियन क्राफ्ट्समैन इन एंशियंट टाइम्स, और ये हमें ये बताता है कि जो रिमार्केबल यानी कि जो असाधारण, मेट्रोलॉजिकल यानी कि धातु कर्म कौशल है किसका? भारतीय शिल्पकारों का, उसके बारे में ये हमें बताता है। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में। द आयरन पिलर इज़ अबाउट 22 फीट हाई एंड वेज 6 टन्स। जो आयरन पिलर है उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 22 फीट, और उसका जो वेट है वो कितना है? 6 टन्स। इट इज़ सेड टू हैव बीन बुल्ट एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और ये कब बना था? ये उस समय बना था जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। इट हैज़ अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और इसके ऊपर संस्कृत में शिलालेख लिखा हुआ था। इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि में। इट मेंशंस अ किंग नेम्ड चंद्र हु इज़ प्रोबेबली चंद्रगुप्त सेकेंड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, और ये एक राजा थे जिनका नाम था चंद्र, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जाना जाता है, ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि जो गुप्ता वंश था उसमें जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उसके नाम से ये जो आयरन पिलर था ये बना था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? स्टूपास। स्टूपास क्या होते हैं? अ डोम्ड शेप्ड बिल्डिंग इरेक्टेड एज अ बुद्धिस्ट श्राइन। ये होती है स्टूडेंट्स डोम शेप्ड बिल्डिंग, यानी कि जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से डोम शेप कि किस तरीके से ये जो उठा हुआ पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड एज डोम। तो स्टूपास जो होते हैं वो डोम शेप्ड बिल्डिंग होती हैं। इरेक्टेड एज बुद्धिस्ट श्राइन, यानी कि जो बौद्ध धर्म के मंदिर हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये बनी हुई होती हैं। तो आप सभी ने मकबरा या फिर गोल गुंबद के बारे में सुना होगा। तो ये जो स्टूपास हैं ये गोल गुंबद और मकबरा, एक तरीके से मकबरा जो होता है उसी तरीके से ये बनी हुई होती हैं। द वर्ड स्टूपा लिटरली मीन्स अ हीप। जो स्टूपा है उसका मतलब क्या होता है? हीप, यानी कि ढेर। अ स्टूपा इज़ डोम शेप्ड बिल्डिंग विच हाउसेज बुद्धिस्ट रेलिक्स। जो स्टूपा है वो क्या है? एक तरीके की गोल गुंबद बिल्डिंग है विच हाउसेज बुद्धिस्ट रिलिक्स, जो जिसके अंदर जो बौद्ध धर्म के की जो निशानियां हैं वो होती हैं। दीज कैन बी बोन्स, एशेज और टीथ ऑफ द बुद्धा और थिंग्स यूज्ड बाई हिम। इसके अंदर जो बुद्ध भगवान थे उनकी हड्डियां, उनकी राख और उनके दांत और अन्य चीज़ें जो वो उपयोग में लेते थे। एंड समटाइम्स कॉइन्स, कभी कभी वो जो सिक्के इस्तेमाल किया करते थे और
कुछ कीमती पत्थर इस्तेमाल किया करते थे, वो सभी क्या थे, बौद्ध धर्म की निशानियां थीं, जो कि इस डोम शेप्ड बिल्डिंग के अंदर रखी जाती थीं। These are generally kept in a box in the center of the stupas। और ये कभी कभी इनको एक बॉक्स यानी कि एक यानी कि डिब्बे के अंदर मध्य में स्तूपा के रखा जाता था। दिस रेलिक बॉक्स, और ये अवशेष डिब्बा किससे कवर होता था, इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन स्लैब्स। और फिर इसको ब्रिक्स यानी कि ईंटों की परत और स्टोन स्लैब्स और पत्थरों की स्लैब से इसको ढक दिया जाता था। स्तूपास बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। जो स्तूपास थे वो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग बने, किसके, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यानी कि जो बौद्ध धर्म के आश्रम हुआ करते थे उसका एक महत्वपूर्ण अंग बने ये जो स्तूपास बने। द शेप ऑफ द स्तूपा हैज़ कम टू रिप्रेजेंट द बुद्धा। जो कोई भी स्तूप है उसका जो आकार है, हैज़ कम टू रिप्रेजेंट द बुद्धा, उसने क्या करा कि बुद्धा को रिप्रेजेंट किया। क्राउंड यानी कि उनको ताज पहनाया। एंड सिटिंग इन मेडिटेशन, और ये स्तूपा बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे कि जो बुद्ध भगवान है वो किसी ध्यान में बैठे हुए हों या उन्होंने ताज पहना हुआ हो। तो ये जो स्तूपास थे ये बौद्ध भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। देयर आर मैनी स्तूपास बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर लोकेटेड एट सांची, सारनाथ, अमरावती एंड बोध गया। बहुत सारे स्तूपास होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी स्तूपास हैं वो सभी कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर बसे हुए हैं, सांची में, सारनाथ में, अमरावती में और बोध गया में। सी द पिक्चर ऑफ सांची स्तूपा। आप सांची स्तूपा की जो तस्वीर है उसको देखिए, जैसे मैं आपको अभी इस इमेज में दिखा देता हूँ इन द वीडियो। द नॉर्दर्न गेटवे ऑफ सांची स्तूपा, ये जो उत्तरी गेट है या गेट से निकलने का रास्ता है किसका, सांची स्तूपा का, जो कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है। तो इसको देखिए। इट वॉज बिल्ट बाई एम्परर अशोका, ये सम्राट अशोका ने बनवाया था। इट इज़ लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम, और ये काफ़ी बड़ा अर्धगोल गुंबज था। देयर इज़ अ सेंट्रल चैम्बर इन विच द बुद्धा रेलिक्स हैव बीन प्लेस्ड, और ये एक चैम्बर था जो कि मध्य में रखा गया था, जिसके अंदर बुद्ध भगवान की जो निशानियां थीं उनको रखा गया था। देयर इज़ अ पाथ अराउंड द स्तूपा, जो स्तूप था उसके चारों तरफ एक रास्ता था। दिस पाथ कॉल्ड परादक्षिणा, और इस पाथ को क्या बोला गया, परादक्षिणा यानी कि परिक्रमा। इज सराउंडेड बाई रेलिंग्स, और इसके चारों तरफ क्या थी, रेलिंग्स थी। देयर आर 4 elaborate gateway through which devotees can enter and walk around the path in a clockwise direction। तो वहाँ पर 4 विस्तृत गेटवे, 4 काफ़ी बड़े बड़े रास्ते थे जिनके
अंदर से जो भक्त थे वो अंदर आ सकते थे। एंड वॉक अराउंड द पाथ, और वो उस रास्ते पर चलते थे। इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो परिक्रमा लगाते थे उस रास्ते में। द कार्विंग्स ऑन द गेटवे डिपिक्ट्स इवेंट्स फ्रॉम द बुद्धाज लाइफ एंड प्रीवियस बर्थ, और जो लकड़ी की खुदाई थी, कार्विंग्स को हम बोलते हैं लकड़ी की खुदाई। ऑन द गेटवेज, गेटवे पर, डिपिक्ट वो क्या चित्रित करती थी, इवेंट्स फ्रॉम द बुद्धाज लाइफ, कि जो बुद्ध भगवान थे उनकी जो ज़िंदगी थी उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए उनको दर्शाती थी या उनको चित्रित करती थी। एंड प्रीवियस बर्थ, और जो उनका जो पुराना जन्म था उसके बारे में वो बताया करती थी। The Amravati Stupa in Andhra Pradesh was neglected and was in ruins with the decline of Buddhism in India. जो अमरावती स्तूप था आंध्र प्रदेश में, was neglected, उसको हटा दिया गया, and was in ruins, ruins को हम बोलते हैं खंडर, और फिर वो खंडर बन गया था विद द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, जब बुद्धिज्म का बुद्ध रिलीजन जो था, बुद्ध धर्म जो था उसका पतन हुआ, तब वो क्या बन गया था, खंडर बन गया था। इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज़ दैट इट डिपिक्ट्स द बुद्धा इन अ ह्यूमन फॉर्म, और उसके अंदर अंतर पैदा करने वाली जो विशेषता थी वो क्या दर्शाती थी, वो ये दर्शाती थी कि जो बुद्ध हैं वो अभी भी मानव रचना में वहाँ पर हैं। सबडूइंग एन एलिफेंट, जो कि किसी हाथी पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे टेम्पल्स के बारे में, मंदिरों के बारे में। मैनी टेम्पल्स वर बिल्ट इन इंडिया, बहुत सारे मंदिर भारत में बनाए गए। दीज वर डेडिकेटेड टू डिफरेंट गॉड्स, और ये बहुत अलग अलग भगवानों के ऊपर समर्पित थे। लाइक शिव, विष्णु एंड गॉडेस दुर्गा, जो भगवान के नाम थे वो क्या क्या थे, शिव, विष्णु एंड गॉडेस दुर्गा, यानी कि देवी दुर्गा, इनके मंदिर भारत में बने। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द टेम्पल्स वर, और 3 मुख्य भाग इस मंदिर के क्या थे, अब हम वो डिस्कस करेंगे। पहला था गर्भागृह, दिस हाउस्ड द डाइटी ऑफ द टेम्पल, जो जिस भी देवता का मंदिर हुआ करता था वो देवता उस मंदिर के अंदर होते थे। हेयर द प्रीस्ट ऑफर्ड प्रेयर्स, जो पुजारी हुआ करते थे वो पूजा किया करते थे ऑफ द डाइटी, देवता की पूजा करते थे। इट वॉज प्रोवाइडेड विद अ सर्कम एम्बुलेशन पैसेज अराउंड, और उनके चारों तरफ एक रास्ता दे दिया जाता था जिसको हम बोलते हैं परिक्रमा। परिक्रमा करने के लिए जो रास्ता था वो मंदिर के अंदर दिया जाता था। सरकम एम्बुलेशन का क्या मतलब है, टू वॉक अराउंड समथिंग एज अ पार्ट ऑफ अ रिचुअल, कि किसी भी चीज़ के चारों तरफ चलना, और ये भी क्या था, एक रीति रिवाज का ही एक हिस्सा था, तो उसको हम बोलते हैं सरकम एम्बुलेशन। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मंडप। दिस वाज द पाइलर्ड हॉल
वेयर द डिवोटीज कुड असेंबल। और ये एक हॉल था जिसके अंदर क्या लगे हुए थे, खम्भे लगे हुए थे, जहाँ पर जो भक्त थे वो इकट्ठा होते थे। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट था शिखर, द टावर अबव द सेंचुरी एंड द मंडप। ये क्या था कि एक टावर था जो पूजन स्थान था उसके ऊपर और मंडप के ऊपर। मंडप एक ऐसी जगह थी जहाँ पर भक्त इकट्ठा हुआ करते थे। तो जो थर्ड कंपोनेंट था वो क्या था इन मंदिरों का, उसे हम बोलते थे शिखर। वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स इज़ द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम बिल्ट बाई द पल्लवास। तो सबसे पहले जो, अगर मैं आपसे बात करूं कि हिंदू धर्म में जो मंदिर हुआ करते थे, ये क्या था, शोर टेम्पल। शोर टेम्पल था जो कि कहाँ था, महाबलीपुरम में, जिसको पल्लवाज ने बनवाया था। इट इज़ अ 5 स्टोरेड स्ट्रक्चर, और ये 5 मंजिला मंदिर था जिसकी संरचना ब्लॉक्स में बनी हुई थी, जो कि किसके बने हुए थे, ग्रेनाइट के बने हुए थे। इट इज़ नॉट कार्व्ड आउट ऑफ रॉक, और ये चट्टान के अंदर खुदा हुआ नहीं था। इट इज़ डेडिकेटेड टू बोथ शिवा एंड विष्णु, और ये जो मंदिर था ये शिव और विष्णु इन दोनों भगवानों को समर्पित था। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, ये कुछ इस तरीके का था। ये आप देख सकते हैं 5 मंजिला मंदिर था, और इसकी संरचना में जो ब्लॉक्स बने थे वो ग्रेनाइट के बने हुए थे, और ये चट्टान के अंदर खुदा हुआ नहीं था। इसके अंदर जो पूजा होती थी वो भगवान शिव और भगवान विष्णु की होती थी, और ये इन दोनों भगवानों को समर्पित था। अब आगे देखते हैं। द रथा चैरियट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम आर मोनोलिथिक टेम्पल्स। चैरियट को हम रथ बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो रथ मंदिर जो कि कहाँ पर था, महाबलीपुरम में, आर मोनोलिथिक टेम्पल्स, ये काफ़ी अखंड मंदिर हुआ करते थे। मोनोलिथिक को हम बोलते हैं अखंड। कार्व्ड आउट ऑफ ग्रेनाइट, और ये ग्रेनाइट से खुदे हुए होते थे। ग्रेनाइट की जो चट्टानें थीं उससे खुदे हुए होते थे। These 5 temples have multi-pillared and sculptured halls, और ये जो 5 मंदिर थे इनके अंदर बहुत सारे पिलर थे, एंड स्कल्पचर्ड हॉल्स, और जो हॉल थे वो उनको अच्छे से तराशा जा सकता था। स्कल्पचर्ड का मतलब है तराशे। द दुर्गा टेम्पल एट आही होल, तो दुर्गा टेम्पल के बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो उस पे जाने से पहले आप यहाँ पर देखिए इस इमेज में, द रथ टेम्पल्स, ये भी कहाँ पर था, महाबलीपुरम में, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि मल्टीपाइलर्ड एंड स्कल्पचर्ड हॉल्स थे। बहुत सारे पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस इमेज में, और स्कल्पचर्ड हॉल्स, जो हॉल्स थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से बने हुए थे इस मंदिर के अंदर। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल एट आही होल इन कर्नाटका वॉज बिल्ट बाय द चालुक्याज अबाउट 1400 ईयर्स एगो। जो दुर्गा टेम्पल था आही होल में इन कर्नाटका में, वॉज बिल्ट बाई चालुक्याज। चालुक्याज ने इसको बनाया था अबाउट 400 ईयर्स एगो, 1400 साल पहले।
Many important temples and caves are found at Ahi-Hole. बहुत महत्वपूर्ण मंदिर और गुफाएं Ahi-Hole में खोजी गईं. It is also called the cradle of Indian architecture. और इसको भारतीय वास्तुकला का क्या बोला जाता है? पालना बोला जाता है. क्रेडल का मतलब है पालना. तो ये क्या है आपका, आप इस इमेज में देख रहे हैं दुर्गा टेम्पल Ahi-Hole. भिटरगांव इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश स्टेट. जो भिटरगांव था वो भी काफ़ी पुराना मंदिर था जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में हुई. बेसिकली दिस टेम्पल इज़ एन आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल ऑफ ब्रिक आर्ट ऑफ एंशंट इरा. बेसिकली ये जो मंदिर था ये आर्किटेक्चरल यानी कि अगर हम वास्तु के नज़रिए से देखेंगे तो इट इज़ एन एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण था ऑफ ब्रिक आर्ट यानी कि ईंटों की कला का, ऑफ एंशंट इरा जो प्राचीन समय था, उस समय जो ब्रिक आर्ट थी उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण ये मंदिर था. बिल्ट इन द 5th सेंचुरी, ये 500 CE में ये जो ये मंदिर था ये बना था ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, जब गुप्ता साम्राज्य था. इट इज़ द ओल्डेस्ट रिमेनिंग हिंदू श्राइन. ये काफ़ी पुराना हिंदुओं का मंदिर था. विद द रूफ एंड हाई शिखर. इस मंदिर के पास क्या थी? छत थी, अपनी छत थी. एंड अ हाई शिखर, और इसका जो शिखर था वो काफ़ी ऊंचा था. अब आगे हम डिस्कस करेंगे द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कि जो मंदिरों का निर्माण था उसके पीछे क्या प्रक्रिया रहती थी, तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे. द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपास एंड टेम्पल्स वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस. कि कोई भी स्टूपास थे उनका कंस्ट्रक्शन, उनका निर्माण, और टेम्पल्स और मंदिरों का निर्माण वो एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी. फर्स्ट द रूलर चोज एन अप्रोप्रिएट साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले जो राजा हुआ करता था वो एक पर्याप्त साइट, एक पर्याप्त जगह निर्माण करने के लिए ढूंढता था. कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्ड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी. जो निर्माण था उसके अंदर काफ़ी भारी मात्रा में जो पैसा था वो शामिल रहता था. सो इट वॉज यूजुअली द रूलर हु टुक द डिसीज़न. तो इसीलिए जो एक राजा था वही केवल निर्णय लेता था. देन द मटीरियल फॉर कंस्ट्रक्शन हैड टू बी प्रोक्योर्ड. फिर उसके बाद में जो सामग्री थी निर्माण करने के लिए उसको क्या करा जाता था? खरीदा जाता था, प्रोक्योर किया जाता था. प्रोक्योर का मतलब है खरीदा. गुड क्वालिटी स्टोन, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर, वॉज आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना गया. क्वेरीड, उनके जो पत्थर थे उसकी खुदाई हुई, उनको खोदा गया. एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट, और फिर इनको कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि जो निर्माण वाली जगह है वहाँ पर पहुँचाया गया. खुदाई करने के बाद हेयर द कार्व्ड पैनल्स वर प्रिपेयर्ड, यहाँ पर जो खुदे हुए पैनल्स थे उनको बनाया गया. एंड प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान डिज़ाइन, और फिर इनको एक प्लान्ड यानी कि एक रूपरेखा इनकी बनाई गई, फिर उसके हिसाब से इनको रखा गया. दो द रूलर स्पेंट मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन, कि जो राजा था वो पैसा लगाता था
निर्माण कार्य के ऊपर। डिफरेंट क्राफ्ट्समैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अदर वेज, और जो अलग अलग शिल्पकार हुआ करते थे, क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, वो भी अपने तरीके से योगदान देते थे। मेटल वर्कर्स, गारलैंड मेकर्स, आइवरी वर्कर्स एंड मैनी अदर पेड फॉर द डेकोरेशंस। जो धातुकार थे, जो माला बनाने वाले थे, और जो हाथी के दांत बनाने वाले थे, और अन्य और जो लोग हुआ करते थे, वो सजावट का पैसा देते थे। Often their names were inscribed on the walls or pillars of the monument। और हालांकि इनके जो नाम हुआ करते थे वो गुंथे हुए होते थे ऑन द वॉल्स, दीवारों पर, और पिलर्स, खम्भों पर, ऑफ द मोन्यूमेंट, किसी भी स्मारक में। तो किसी भी स्मारक के जो दीवारें होती थीं और उनके जो खम्भे हुआ करते थे, उन पर इनके नाम खुदे हुए होते थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेंटिंग के बारे में। द अजंता केव्स सिचुएटेड इन महाराष्ट्र आर अमंग द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट केव्स इन इंडिया। अजंता केव्स के बारे में स्टूडेंट्स आप सभी ने सुना होगा, और ये कहाँ पर बसी हुई है? महाराष्ट्र में। आर अमंग द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट केव्स इन इंडिया, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध बौद्ध धर्म की गुफाएं जो कि भारत में होती हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध गुफाएं मानी जाती हैं। दे आर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक ऐसी जगह होती है स्टूडेंट्स जिसको यूनेस्को अपनी लिस्ट में रखती है। यूनेस्को कौन है? यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूनेस्को है वो इन जगहों को एक लिस्ट में रखती है, विच इज़ ऑफ स्पेशल कल्चरल एंड फिज़िकल सिग्निफिकेंस, जिनका एक काफ़ी स्पेशल, काफ़ी अच्छा साहित्यिक और भौतिक महत्व है। तो ऐसी जगहों को जो यूनेस्को है वो अपने लिस्ट में रखती है, उनको बोल दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो अजंता केव्स थी, ये थी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑल दीज केव्स एग्जिबिट एक्सीलेंट आर्किटेक्चरल स्किल्स, और जितनी भी गुफाएं थीं इनका जो वास्तु कौशल था वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया जाता था। द केव्स ऑल्सो हैव पेंटिंग्स, इन गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स भी थीं, विच आर मास्टर पीसेज मेड बाई स्किल्ड हैंड्स, जो कि क्या थे? एक मास्टर पीस थे, जो कि किससे बने थे? कुशल हाथों से बने हुए थे। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स कॉल्ड मोराल्स adorn the walls, ceilings and pillars of the अजंता caves। काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स जिनको क्या बोला गया? मोराल्स, जिनको दीवार पर चढ़ाया गया। तो मोराल्स को हम बोलते हैं दीवार पर चढ़ाया हुआ। एडोर्न द वॉल्स, ये इससे जो दीवारें थीं वो सज जाती थीं, सीलिंग्स सज जाती थीं, और खम्बे सज जाते थे। किसके? अजंता केव्स के, अजंता की गुफाओं के। द टेक्निक ऑफ पेंटिंग इज नोन एज फ्रेस्को सिको। तो इस तकनीक को, इस पेंटिंग की तकनीक को बोला जाता था फ्रेस्को सिको। फ्रेस्को सिको को अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि क्या होता है। वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो फ्रेस्को इको है
इसमें जो पेंटिंग बनाई जाती है इट इज़ पेंटेड ऑन अ ड्राई प्लास्टर, कि जो सूखा हुआ प्लास्टर होता है उस पर पेंटिंग बनाई जाती थी, और उस तकनीक को बोला जाता था फ्रेस्को सिको। दे आर ब्राइट, ये काफ़ी चमकदार होती थी, एंड विविड टिल नाउ, और अभी तक भी ये काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत थी। दीज पेंटिंग्स वर डन इन द डार्क केव्स, इन पेंटिंग्स को, इन तस्वीरों को अंधेरी गुफाओं में बनाया जाता था, विद द हेल्प ऑफ टॉर्चेस, टॉर्चेस की मदद से। दीज फ्रेस्कोज डिपिक्ट मैनी सीन्स फ्रॉम द एवरीडे लाइफ इन सिटीज़ एंड विलेजेस, और ये जो फ्रेस्कोज थीं ये क्या दर्शाती थीं, ये बहुत सारे तस्वीरों को दर्शाती थीं फ्रॉम द एवरीडे लाइफ, हर एक दिन जो ज़िंदगी का है, इन सिटीज़, शहरों में, और विलेजेस, गाँवों में। तो फ्रेस्कोज क्या है? फ्रेस्को है एक ड्यूरेबल मेथड, एक टिकाऊ तरीका है। ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ। एक टिकाऊ तरीका है पेंटिंग बनाने का ऑन अ वॉल, दीवार के ऊपर, बाय यूजिंग वाटर कलर्स। इसके अंदर वाटर कलर्स का हम उपयोग करते हैं ऑन वेट प्लास्टर, और जो प्लास्टर होता है वो कैसा होता है? गीला होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेस्कोस। अब ये जो टेक्निक है फ्रेस्को सिको, इसको अब हम पढ़ेंगे। A thick layer of mud mixed with vegetable material was applied on the rock surface. एक मोटी परत होती है किसकी? रेत की, जिसको वेजिटेबल मटेरियल, सब्जियों की सामग्री से मिला दिया जाता है। was applied on the rock surface, जो चट्टान की सतह है उसके ऊपर इसको लगा दिया जाता है। This was covered by a thick layer of plaster, और फिर इसको बहुत मोटी परत होती है प्लास्टर की, उससे ढक दिया जाता है। दिस फॉर्म्ड द बेस सरफेस ऑफ द पेंटिंग, और ये क्या गठित कर लेता है? जो बेस सरफेस है, जो मतलब निचली सतह है उस पेंटिंग की, उसको गठित करता है। द पेंटिंग वॉज डन विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स, जो पेंटिंग थी वो किसकी मदद से बनाई जाती थी? पिगमेंट्स की मदद से बनाई जाती थी। पिगमेंट्स को हम बोलते हैं रोगन, या फिर रंगाई के लिए एक पदार्थ होता है उसको हम पिगमेंट बोल देते हैं, जिसको गम के साथ में मिला दिया जाता था, और ब्रशेस की मदद से विद द हेल्प ऑफ वाटर कलर्स पेंटिंग की जाती थी। तो ब्रशेस जो होते थे वो जानवरों के जो बाल होते हैं उससे बने हुए होते थे। तो इस टाइप की टेक्निक को बोला जाता था फ्रेस्को सिको। इट इज़ अ पेंटिंग टेक्निक। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।